यूनिट थर्ड का 5वां चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन है जिन्हें हम बाद में देखेंगे। ये 3 मार्कर क्वेश्चंस हो गए। ये एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, टॉपिक है वाई न्यूज़पेपर्स। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी हम बाद में देखेंगे। इस चैप्टर में टोटल 9 टॉपिक्स हैं जिनमें 1 से 5 तक जो है ना वो रिलेटेड है यूरोप से, वहीं 6 to 9 जो है वो रिलेटेड है इंडिया से। प्रिंटिंग क्या होता है, यदि हम टेक्स्ट या इमेजेस को मास लेवल पे प्रोड्यूस करें किसी टेम्पलेट के सहारे तो वो हो जाती है प्रिंटिंग। इस चैप्टर में पहले बात की गई है कि प्रिंटिंग चाइना में कैसे शुरू होता है, उसके बाद ये पहुंचता है जापान और कोरिया वाले क्षेत्र में, चाइना से फिर ये पहुंचता है यूरोप में, उसके बाद ये इंडिया के बारे में भी देखेंगे कि इंडिया में प्रिंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा। टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले बात की गई है हैंड प्रिंटिंग की, फिर आता है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग और लास्ट में बात करेंगे गुटेनबर्ग एंड प्रिंटिंग प्रेस की। तो सबसे पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग इन चाइना। 105 सी के आसपास पेपर मेकिंग जो प्रोसेस है वो तसाई लून के द्वारा बताया जाता है कि ऐसे बनेगा पेपर। 220 सी आते आते वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी आती है जिसके कारण टेक्सटाइल पे छपाई की जाती है। आइए देखते हैं कि ये कैसा है। ये एक पैटर्न बनाया जाता है वुड पर और फिर इस पे रंग लगा दिया जाता है, उसके बाद कपड़ों पे ले जाया जाता है और ऊपर से ठुकाई पिटाई कर दी जाती है जिससे ये पैटर्न जो है कपड़ों पे उखड़ जाता है। इसी को कहते हैं वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी जो यूज हो रहा है टेक्सटाइल पे, कपड़ों पे। फिर आगे देखते हैं कि 594 सी आते आते यही वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी पेपर पे इस्तेमाल करा जाने लग रहा है। उन दिनों पेपर का रख रखाव थोड़ा मुश्किल हुआ करता था, बहुत सारे पेपर हो जाएंगे तो रखना मुश्किल हो जाएगा, तो डेवलप होता है एकॉर्डियन बुक। ये चाइनीज ट्रेडिशनल बुक है, ये खास पैटर्न में बनाया जाता है। देखिए ये क्या होता है, ये साइड से फोल्डेड होते हैं और यहाँ पे स्टिच भी करा जाता है, तो इसी को कहते हैं एकॉर्डियन बुक। उन दिनों जो चाइना था ना वो एक इंपीरियल स्टेट था और किसी भी इंपीरियल स्टेट को चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी की जरूरत थी। क्योंकि चाइना बहुत बड़ा है तो यहाँ ह्यूज ब्यूरोक्रेसी थी जिनका रिक्रूटमेंट कॉमन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू होता था, जैसे आज इंडिया में होता है। इसके लिए चाइना जो था वो किताबों की छपाई करता था। 16th सेंचुरी आते आते जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत बढ़ जाते हैं तो किताबों की छपाई भी बढ़ जाती है। तो हम देख रहे हैं कि अप टू 16th सेंचुरी प्रिंट मटेरियल का यूज जो है जनरली स्कॉलर्स और ऑफिशियल्स के द्वारा हो रहा है। वहीं 17th सेंचुरी आते आते प्रिंट मटेरियल का जो यूज है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। कैसे, अब मर्चेंट्स भी ट्रेड इन्फो के लिए यूज कर रहे हैं प्रिंट मटेरियल का। रीडिंग जो है एक लेजर एक्टिविटी के रूप में उभर रहा है। अब बहुत तरह की किताबें छप रही हैं, जैसे काल्पनिक कथाएं, कविताएं, आत्मकथाएं, साहित्यिक कृतियों के संकलन, रोमांटिक नाटक। वहीं महिलाएं भी अब रीड कर पा रही हैं, साथ साथ वो अपने पोएट्री और प्लेज को छपवा रही हैं। इसके साथ साथ ये जो स्कॉलर और ऑफिशियल्स हैं इनकी बीवियां भी अब किताबें लिख रही हैं और 17वीं शताब्दी में दरबारी लोग भी अपनी जीवलियां लिख रहे हैं। 19th सेंचुरी आते आते कहानी थोड़ी पलट जाती है। अब वहीं चाइना वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक और मैकेनिकल प्रेसेस को इम्पोर्ट करके छपाई कर रहा है। उन दिनों क्या होता था कि ये जो यूरोपियन पावर थे वो चाइना में आउटपोस्ट बना रखे थे इस क्षेत्र में। उसी में एक था संघाई जो बाद में प्रिंट टेक्नोलॉजी का हब बनकर उभरता है। आगे हम देखते हैं कि ये प्रिंट टेक्नोलॉजी जो है वो जापान वाले क्षेत्र में कैसे पहुंचती है। तो 768 सीई में बुद्धिस्ट मिशनरी जो रहते हैं वो हैंड प्रिंट टेक्नोलॉजी को चाइना से इंट्रोड्यूस करते हैं, कहाँ, जापान में। उसके 100 साल बाद 868 सीई में जापान का सबसे पुराना बुक छपता है। ये बुद्धिस्ट बुक रहता है जिसका नाम है डायमंड सूत्रा। इसमें कुल 6 पेजेस रहते हैं, उसमें से एक पेज यहाँ दिखाया गया है। मिडिल एज के जापान में वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टेक्सटाइल पे कार्ड छापा जा रहा है, फिर पेपर मनी पे भी छापा जा रहा है। इसके अलावा पोएट्स और प्रोज राइटर जो थे, गद्य और पद्य लिखने वाले, ये अपने कामों को रेगुलर बेसिस पे पब्लिश कर रहे हैं। बुक्स जो है चीप है, बहुत मात्रा में उपलब्ध है। 18th सेंचुरी आते आते हम देखते हैं कि ये जो विजुअल मटेरियल छप रहा है इससे एक इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिस जनरेट हो रहा है। वो कहाँ हो रहा है, ये हो गया आपको जापान, इसकी राजधानी है टोक्यो। टोक्यो को उन दिनों एडो के नाम से जानते थे। एडो के समृद्ध शहरी क्षेत्र में एक इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस दिखाई दे रहा है। वो क्या है, अब शहरी संस्कृति को पेंटिंग्स में दिखाया जा रहा है। इस शहरी संस्कृति के पेंटिंग्स में क्या शामिल है, कलाकार भी शामिल है, दरबारी भी शामिल है, टी हाउसेस भी शामिल है। उन दिनों लाइब्रेरीज और बुक स्टोर जो है वो हैंड प्रिंटेड मटेरियल से भरी पड़ी हैं और किताबें किन पे लिखी जा रही हैं, महिलाओं पर, बाजे, गणना, चाय सरमनी, फूलों की व्यवस्था, उचित शिष्टाचार, खाना पकाना और प्रसिद्ध स्थान। अगर समराइज करें इनको तो 8th सेंचुरी वो वक्त है जब चाइना से टेक्नोलॉजी जा रही है जापान। 9th सेंचुरी में हम देखते हैं जापान की ओल्डेस्ट किताब छप रही है डायमंड सूत्रा। मिडिल एजेस में प्रिंट टेक्नोलॉजी के यूज करके हम टेक्सटाइल, कार्ड और पेपर मनी छाप रहे हैं। 18th सेंचुरी आते आते हम देखते हैं टोक्यो के, मतलब उस समय का एडो के समृद्ध शहरी क्षेत्र में एक इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिस है। वो क्या है कि अब शहरी संस्कृति को पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया जा रहा है जिसमें कलाकार और दरबारियों को भी दर्शाया जा रहा है। एक स्टेटमेंट है, इन द प्रोसेस द ओरिजिनल ड्राइंग वुड बी डिस्ट्रॉयड एंड ओनली प्रिंट्स वुड सर्वाइव। मतलब ओरिजिनल ड्राइंग नष्ट हो जा रहा है और सिर्फ प्रिंट सर्वाइव कर रहा है। विच आर्ट फॉर्म वी आर टॉकिंग अबाउट, इसका आंसर हो जाएगा उकियो। उकियो के डेवलपमेंट में एक व्यक्ति काफी योगदान देते हैं जिनका नाम है कितागाया उटामारो। ये एक एग्जाम्पल है
पेंटिंग बनाया गया है कितागाया उटामारो के द्वारा। उकियो आर्ट फॉर्म में ब्यूटीफुल वीमेन का पिक्चर बनाया जाता था और इनके फेसेस पे खासकर ध्यान दिया जाता था। तो इतनी बात हो गई जापान के बारे में। अब हम देखते हैं कि ये प्रिंट टेक्नोलॉजी यूरोप तक कैसे पहुंचता है। बाई 11th सेंचुरी चाइनीज पेपर जो है वो यूरोप पहुंच जाता है। किसके थ्रू? तो इस सिल्क रूट के थ्रू। ये जो रेड लाइन है वो सिल्क रूट को दिखाता है। 13th सेंचुरी के अंत में बाई 1295 इटली का एक एक्सप्लोरर इटली से चलाता है चाइना और यहाँ से एक्वायर करता है वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी को और पहुंच जाता है फिर से इटली। और यहाँ से ये वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में फैल जाता है। जब ये वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी नहीं था तो यूरोप में प्रचलित था हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये जनरली एरिस्टोक्रेट्स और इन्फ्लुएंशियल लोग के द्वारा यूज होता था। जब वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी आया तो इससे बने हुए जो बुक्स थे वो चीपर थे, इसीलिए इसका उपयोग मर्चेंट्स और स्टूडेंट्स करने लगे। इस प्रिंटेड बुक्स पे ये जो एरिस्टोक्रेट लोग थे वो हंसते थे, इसको कहते थे चीप वल्गैरिटीज। वैसे तो 14th सेंचुरी के शुरुआत में वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी आ चुकी है, पर फिर भी बुक्स के डिमांड को मीट करने के लिए बुक सेलर्स जो है वो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स के प्रोडक्शन पे ही ध्यान देते हैं और कोशिश करते हैं कि इनके डिमांड को पूरा करा जा सके। वो एक्सपोर्ट ऑफ बुक्स करते हैं टू डिफरेंट कंट्रीज, बुक फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि बुक्स सबको दिया जा सके। इसके साथ साथ और ज़्यादा बुक प्रोड्यूस करने के लिए, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाने के लिए बुक सेलर्स जो है अब स्क्राइब्स यूज़ करते हैं, जो पहले सिर्फ इन्फ्लुएंशियल लोग के द्वारा यूज़ करा जाता था। कई बार तो ऐसा देखा गया कि एक बुक सेलर 50-50 स्क्राइब्स यूज़ कर रहा है। इसके बावजूद भी इस प्रोसेस में समस्या थी। क्यों? क्योंकि कॉपीइंग जो था एक्सपेंसिव, लेबोरियस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस था और मैन्युस्क्रिप्ट्स जो था वो डिफिकल्ट टू हैंडल था। अभी भी डिमांड ज़्यादा था और सप्लाई कम, तो लोग अब क्या करते हैं, वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट करते हैं। बाई अर्ली 15th सेंचुरी, लगभग 100 साल बाद हम देखते हैं कि मेजर प्रोडक्शन जो हो रहा है, जैसे टेक्सटाइल पे छपाई, प्लेइंग कार्ड्स बनना, रिलीजियस पिक्चर्स बनना, वो अब वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी के सहारे हो रहा है। और हम देखते हैं कि वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी भी डिमांड को मीट करने में सक्षम नहीं है और इसी बीच आता है जर्मनी के जोहान्स गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस 1430s में, मतलब ये हो गया ऑलमोस्ट मिड 15th सेंचुरी में। तो ये बुक 3 हो जाएगा। गुटेनबर्ग जो थे वो मर्चेंट के बेटे थे और इनके पास लार्ज एस्टेट हुआ करता था, मतलब बड़ी खेती थी। ये वाइन और ओलिव प्रेसेस से बचपन से फेमिलियर थे, मतलब इसी तरह के बिजनेस से जुड़े हुए थे। इन्होंने आर्ट ऑफ पॉलिशिंग भी सीखा था, मास्टर गोल्ड स्मिथ बन गए बाद में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल उन्होंने एक्वायर किया इस बीच में वो था माउल्ड्स बनाना। इसी माउल्ड बनाने के नॉलेज को यूज करके वो मेटल के लेटर को कास्ट करते हैं और उसके बाद बनता है गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस। इस प्रिंटिंग प्रेस को वो बाई 1448 और परफेक्ट बना देते हैं। गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस से जो फर्स्ट बुक प्रोड्यूस होता है उसका नाम है बाइबल। इस बुक का 180 कॉपीज निकलता है 3 साल में और ये उस समय के हिसाब से फास्ट प्रोडक्शन होता है। इस प्रिंटिंग प्रेस का क्या इम्पैक्ट होता है उसको देखते हैं। इस प्रेस के आने के 100 साल के अंदर जहां पहले 2 करोड़ बुक्स छपते थे, वहीं 100 साल बाद 20 करोड़ बुक छपने लगे। ये एक पेज है गुटेनबर्ग के बाइबल का। यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो इसका जो बॉर्डर है वहां पे काफी कारीगरी की गई है। ये हैंडमेड था, इसकी प्रिंटिंग नहीं हुआ करती थी और एरिस्टोक्रेट्स जो थे इसको स्पेशली लाइक करते थे। क्योंकि ये हैंडमेड था तो डिफरेंट स्टाइल हो सकता था और इससे इसमें यूनिकनेस आता था, ईच पेज में, ईच बुक में यूनिकनेस आता था, इसीलिए एरिस्टोक्रेट्स जो थे इस बात को बहुत लाइक करते थे। अगला टॉपिक है द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। गौर करें कि इस टॉपिक का नाम प्रिंट डेवलपमेंट नहीं है, प्रिंट रेवोल्यूशन है। यानी प्रिंट सोसाइटी के हर एक एस्पेक्ट में बदलाव ला रहा है, तभी तो ये रेवोल्यूशन हुआ। प्रिंटिंग प्रेस के कारण अब बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, प्राइस बुक्स के कम हो रहे हैं, अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो न्यू रीडिंग पब्लिक आ रही है। कहने का मतलब वो पब्लिक जो पहले सुन के काम चला लेती है अब क्या कर रही है, नई किताबें पढ़ रही है। तो हुआ ना ओरल कल्चर इंटर्ड इनटू प्रिंट। ऐसा डाटा कहता है कि अप टू 20th सेंचुरी यूरोप की लिटरेसी रेट कम रहती है। कुछ लोग तो हमेशा ऐसे हैं जिनको प्रिंटेड मटेरियल को पढ़ के बताना पड़ेगा, तो इसको कहेंगे प्रिंटेड मटेरियल वाज ओरली ट्रांसमिटेड। जैसा कि हम जानते हैं लो लिटरेसी रेट थी तो पब्लिशर्स हर वो पैतरा या तरीका अपना रहे थे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ पाए। तो वो क्या करते हैं कि अब जो नए किताब निकालते हैं ना उसको पिक्चर से भर देते हैं। अगला टॉपिक है कि प्रिंट के कारण रिलीजियस डिबेट शुरू हो जाते हैं और कुछ लोग तो प्रिंट से डरने लगते हैं। लिखा हुआ है नॉट एवरीवन वेलकम द प्रिंटेड बुक्स। सबने प्रिंटेड बुक को पसंद नहीं किया। एंड दोज हु डिड, जिन्होंने किया भी, आल्सो हैड फियर्स, उनको भी डर था। कौन थे वो लोग? रिलीजियस ऑथोरिटीज थे, मोनार्क्स, मेनी राइटर्स और आर्टिस्ट। क्यों डर था उनको भाई? क्योंकि प्रिंटेड बुक्स के थ्रू लोगों को अलग सोचने पर मजबूर किया जा सकता है और उनको एक्शन के लिए तैयार भी किया जा सकता है। उनको लगता था कि रिबेलियस और इरिलीजियस थॉट्स जो है आसानी से फैल जाएंगे और इसके साथ साथ वैल्यूएबल लिटरेचर की ऑथोरिटी भी कम हो जाएगी। बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे
प्रिंटेड बुक्स जो है रिलीजन के अंदर बदलाव ला रहे हैं। उन दिनों यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च को मानने वाले लोग थे। अब मार्टिन लूथर उस समय के एक प्रीस्ट होते हैं, वो पाते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च के अंतर्गत बहुत सारी कुरीतियां आ गई हैं, तो इसी पर वो 95 थेसिस लिखते हैं, यानी 95 लाइंस लिखते हैं 1517 के आसपास, और इस थेसिस को वो जर्मनी के विटेनबर्ग के एक चर्च पर चिपका देते हैं। इसी चीज को पब्लिशर्स जो है छाप कर लोगों तक पहुंचाते हैं, और जो लोग इस बात से सहमत थे वो साथ आते हैं, और इस तरह रोमन कैथोलिक चर्च के अंतर्गत एक और डिनोमिनेशन बन जाता है, जिसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट्स। तो हम पाते हैं कि प्रिंट कल्चर के कारण रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर एक और डिनोमिनेशन आ गया। बाद में मार्टिन लूथर जब न्यू टेस्टामेंट का लैटिन से जर्मन में ट्रांसलेशन करते हैं तो 5000 कॉपियां कुछ ही वीक्स में बिक जाती हैं। लूथर इतने प्रभावित थे प्रिंटिंग से कि वो लिखते हैं, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। इन सब के अलावा प्रिंट से होने वाले एक और समस्या को दिखाया गया है। देखिए, अब प्रिंटेड बुक्स जो है हर तरह के आ रहे हैं, क्योंकि हर तरह के बुक्स हैं तो उसको पढ़कर लोग अपना ओपिनियन बना ले रहे हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, मेनोचियो जो इटली का एक मिलर होता है, मिल में काम करने वाला, वो क्या करता है कि बाइबल का अपना ही मतलब निकालता है, खुद से इंटरप्रिटेशन करके छाप देता है। इसके साथ साथ इस गॉड का अपना व्यू प्रेजेंट करता है, क्रिएशन का भी इसका अपना ही व्यू रहता है। इससे जो है चर्च बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब वो क्या करता है, मेनोचियो को 2 बार कोर्ट में बुलाता है और अंततः इसको फांसी दे देता है। और हम देखते हैं कि चर्च जो है 1558 से इस तरह की बुक्स का एक इंडेक्स मेंटेन करता है। जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि कुछ लोगों को डर था कि प्रिंट के आने से वैल्यूएबल लिटरेचर की ऑथोरिटी कम हो जाएगी। एरास्मस उन्हीं विचारधारा को मानने वाला एक राइटर है जो कहता है कि द वेरी मल्टीट्यूड ऑफ देम इज हर्टफुल टू स्कॉलरशिप बिकॉज इट क्रिएट्स अ ग्लट एंड इवन इन गुड थिंग्स सैटिटी इज मोस्ट हार्मफुल। आगे बढ़ने से पहले कुछ रिकैप कर लेते हैं। 11th सेंचुरी की बात करें तो पेपर जो है वो चाइना से पहुंच जाता है यूरोप। 13th सेंचुरी में वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी को मार्को पोलो चाइना से पहुंचा देते हैं इटली में, और फिर इटली से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप में फैल जाता है। 15th सेंचुरी आते आते गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस आ जाता है 1430s में, और इसी के कारण आता है द प्रिंट रेवोल्यूशन। ये बात है 16th और 17th सेंचुरी की। द प्रिंट रेवोल्यूशन के अंदर हमने पढ़ा कि कुछ लोग जो किताबों को सुनकर काम चला रहे थे अब पढ़ने लगे, और वहीं कुछ प्रिंटेड मटेरियल्स ओरली भी ट्रांसमिट किए जा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं मार्टिन लूथर के बारे में कि इनके प्रयासों के कारण रिलीजन में बहुत बड़ा बदलाव आता है, और उसके बाद देखते हैं कि प्रिंट कल्चर के कारण रिलीजन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। इसके एग्जाम्पल है मार्टिन लूथर। इनके कारण रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर एक और डिनोमिनेशन पैदा हो जा रहा है। उसके बाद देखते हैं कि चर्च जो है प्रोहिबिटेड बुक्स का इंडेक्स मेंटेन कर रहा है। 18th और 19th सेंचुरी के बारे में हमने नहीं पढ़ा है। 18th सेंचुरी के अंतर्गत टॉपिक है रीडिंग मैनिया, और 19th सेंचुरी नाम का एक टॉपिक ही दे रखा गया। तो आइए अब देखते हैं रीडिंग मैनिया। रीडिंग मैनिया के अंदर हमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। 18th सेंचुरी में वर्चुअल रीडिंग मैनिया थी। आइए हम देखते हैं ऐसा क्यों था। उन दिनों चर्चेज ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस थे। यदि आप इस पॉइंट को नहीं समझते हैं तो जैसा कि हमने देखा था कि मार्टिन लूथर के प्रयासों के कारण रोमन कैथोलिक चर्च के अंतर्गत एक और डिनोमिनेशन आ गया था जिसको कहते हैं लुथेरानिज्म। उसी तरह अलग अलग लोगों के प्रयासों से रोमन कैथोलिक चर्च के अंतर्गत डिफरेंट डिनोमिनेशंस आ गए थे। उन सब के प्रयासों से गांवों में स्कूल्स खोले गए, पीजेंट्स और आर्टिसंस को लिटरेट करा गया। इस कारण से लेट 18th सेंचुरी आते आते यूरोप की एवरेज लिटरेसी रेट जो थी वो 60 to 80% हो गई, और इस तरह से न्यू ऑडियंस तैयार हो गया। किताबों को पढ़ने के लिए नई जनता तैयार हो गई। अब पब्लिशर्स लोग इनको टारगेट करते हैं। ये क्या करते हैं, न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर रिलीज करते हैं। बुक सेलर्स जो है अब एम्प्लॉय कर रहे हैं पेडलर, यानी पैदल चलकर बेचने वाला। इंग्लैंड की बात करें तो यहाँ फेमस है चैप बुक, ये 1 पेनी में मिलता है, और इनको बेचने वाले को कहते हैं पेनी पेडलर। फ्रांस में ब्लेथक्यू ब्लू नाम का बुक फेमस था। इसका कवर ब्लू हुआ करता था, इसलिए इसको ब्लेथक्यू ब्लू कहा जाता था। फोक टेल्स और बैलेट्स के साथ साथ हमें रिचुअल कैलेंडर भी अब देखने को मिलते हैं। 6-7 पेज की अब रोमांस के बुक भी आने लगे हैं। हिस्ट्रीज पे किताबें लिखी जा रही है, और भी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। अर्ली 18th सेंचुरी में हम देखते हैं कि पीरियोडिकल्स निकलते हैं। पीरियोडिकल्स जैसे समाचार जो प्रतिदिन निकलता है या साप्ताहिक कोई मैगजीन निकले उसे हम पीरियोडिकल्स कहते हैं। करंट अफेयर्स को अब एंटरटेनमेंट के साथ जोड़ दिया गया है। साइंटिस्ट और फिलोसफर की आइडियाज जो पहले आम जनता तक नहीं पहुंच पाती थी अब आसानी से पहुंच पा रही थी। थिंकर्स के राइटिंग्स भी जैसे थॉमस पेन, वोल्टेरे, रूसो, इनके भी आइडियाज को प्रिंट करा जा रहा था और लोगों के द्वारा पढ़ा जा रहा था। रीडिंग मैनिया के अंदर पहला टॉपिक है ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। लुइस सेबास्टियन मर्सियर जो फ्रांस के रहने वाले एक नोवेलिस्ट थे, वो इस बात के फर्म बिलीवर थे कि किताबें बदलाव लाएंगी। बाई मिड 18th सेंचुरी सबके दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि बुक्स के कारण प्रोग्रेस आएगा, रीजन एंड इंटेलेक्ट का टाइम आएगा, और डेस्पोटिज्म और टायरनी का अंत होगा, और फाइनली एनलाइटमेंट आएगा। मर्सियर के जो नोबल्स थे, उनके हीरो जो थे, वो पढ़कर उनके में बदलाव हो जाया करता था। मर्सियर ऐसा मानते थे कि प्रिंटिंग प्रेस जो है इंजन ऑफ प्रोग्रेस है, और पब्लिक ओपिनियन इसी बुक्स के कारण जनरेट होगा, पढ़ने के कारण होगा, जो डेस्पोटिज्म को हटा देंगी। इसलिए उन्होंने ये बात कही थी, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस धरती के जुल्म करने वालों तुम्हें डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्चुअल राइटर का समय आ गया है। 18th सेंचुरी का टॉपिक है द रीडिंग मैनिया। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अब प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में।
बहुत हिस्टोरियंस का मानना है कि प्रिंट कल्चर के कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। उनका क्या तर्क है? पहला ये तर्क है कि प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स वोल्टेरे और रूसो, जो क्रिटिकल कमेंट्री पास करते थे ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन, डेस्पोटिज्म पे, जिन्होंने रीजन को ऊपर रखा। वो कहते थे कि हमें हर चीज में रीजन और रैशनैलिटी अप्लाई करना चाहिए। उन्होंने सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन ट्रेडिशन पे क्वेश्चन करा, उन्होंने सेक्रेड ऑथोरिटी ऑफ चर्च पे क्वेश्चन किया और डेस्पोटिक पावर ऑफ स्टेट को भी क्वेश्चन किया। इस कारण से लोगों को उन्होंने ऐसी आंख दी दैट वेर क्वेश्चनिंग, जो सवाल करने वाले थे, आलोचनात्मक थे और तर्कसंगत थे। दूसरा उनका आर्गुमेंट है कि प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। इसका मतलब ये हुआ कि बुक्स के कारण अब सारे वैल्यूज, नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशंस डिस्कस और रीएवेल्युएट होने लगे। तीसरा इनका रीजन है प्रिंटिंग प्रेस के कारण आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर हो गया। इसमें कार्टून और कैरिकेचर भी बनाए गए जो ये दर्शाते थे कि किंग सेंसुअल प्लेजर में व्यस्त है, खाने पीने और भोग विलास में, वहीं कॉमन मैन जो है हार्डशिप से गुजर रहा है। इस तरह से इन दोनों के बीच में हॉस्टाइल सेंटिमेंट्स जनरेट हुए जो कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन का कारण बना। अब हम देखते हैं यूरोप का लास्ट टॉपिक, द 19th सेंचुरी। इसमें हमें दो टॉपिक पढ़ना है, चिल्ड्रन, वीमेन एंड वर्कर्स एंड फर्दर इनोवेशंस। 19th सेंचुरी में यूरोप में लिटरेसी बढ़ गई जिससे नए रीडर्स आए, चिल्ड्रन, वीमेन और वर्कर। अब चिल्ड्रन के लिए प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी हो गया बाय लेट 19th सेंचुरी और चिल्ड्रन के लिए एक्सक्लूसिव प्रेस बनने लगे। जैसे फ्रांस में 1857 में चिल्ड्रन प्रेस बना और इस चिल्ड्रन प्रेस में क्या छपता था? ओल्ड फेरी टेल्स, फोक टेल्स और कुछ नए काम भी किए गए। पिजेंट्स के बारे में बात करें तो एक होते हैं ग्रिम ब्रदर्स, 1812 की बात है। ये क्या करते हैं कि गाँव में जाकर फोक टेल्स को गैदर करते हैं और पब्लिश करते हैं। पर गौर करने वाली बात है कि ये फोक टेल्स को एडिट करके पब्लिश करते हैं। जो मटेरियल चिल्ड्रन के लिए अनसूटेबल होता है और इलाइट्स के लिए वल्गर होता है उसको हटा दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि रूरल फोक्स जो है वो नया फॉर्म एक्वायर कर लेता है। अब बात करते हैं वीमेन के बारे में। वीमेन अब रीड भी कर रही हैं और राइट भी कर रही हैं। वीमेन जो है अब पेनी मैगजीन्स पढ़ रही हैं जो काफी चीप हुआ करता था। उनके लिए मैनुअल निकलता था जो प्रॉपर बिहेवियर और हाउसकीपिंग सिखाता था। उन दोनों की फेमस राइटर्स थी जेन ऑस्टिन, ब्रॉन्टे सिस्टर्स और जॉर्ज इलियट। ये एक नई तरह की वीमेन को दिखाती हैं जिनमें विल होता है, जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनालिटी होता है, डिटर्मिनेशन होता है और पावर टू थिंक होता है। 17th सेंचुरी से ही यूरोप में लैंडिंग लाइब्रेरीज हुआ करते थे। बाय 19th सेंचुरी इंग्लैंड में इसी लैंडिंग लाइब्रेरीज को एज ए इंस्ट्रूमेंट फॉर एजुकेशन यूज किया जाता है। किसके लिए? व्हाइट कॉलर वर्कर्स के लिए, आर्टिसंस के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए। वर्कर्स की बात करें तो अब यूरोप में लेबर लॉज आ चुके हैं। तो लेबर लॉज के आने के कारण वर्कर्स के पास ज्यादा समय है जिसके कारण वो सेल्फ एक्सप्रेशन और इंप्रूवमेंट पे ज्यादा समय दे पा रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ वर्कर्स हैं जो अपने आप को एजुकेट भी कर रहे हैं और उसके बाद वो पॉलिटिकल ट्रैक्ट और ऑटोबायोग्राफीज लिख रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं फर्दर इनोवेशंस की, जो दूसरा टॉपिक है। अर्ली 18th सेंचुरी में जो प्रेस होते हैं ना वो अब मेटल के बनते हैं। मिड 19th सेंचुरी आते आते पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेसेस आ जाते हैं। वहीं जैसे आपने देखा होगा मूवीज में पेपर छपता है जिसके कारण 8000 शीट्स पर आवर छापना संभव हो पा रहा है। लेट 19th सेंचुरी की बात करें तो ऑफसेट प्रेस आता है जिसके कारण 6 कलर एट ए टाइम छापे जा रहे हैं। और अर्ली 20th सेंचुरी आते आते इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसेस आ रहे हैं। कुछ और भी डेवलपमेंट्स है जो जनरली पूछे तो नहीं जाते हैं पर हो सकता है कि इससे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। जैसे मेथड ऑफ फीडिंग पेपर इंप्रूव करा गया, क्वालिटी ऑफ प्लेट्स बेटर हो गए, ऑटोमेटिक पेपर रील्स आ गए, फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स ऑफ कलर आ गए। 19th सेंचुरी में एजुकेशन बढ़ रहा है, फर्दर इनोवेशंस भी हुआ। तो पब्लिशर्स जो है अब न्यू स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। वो सीरियलाइज्ड नोवेल निकाल रहे हैं, शिलिंग सीरीज निकाल रहे हैं, डस्ट कवर चढ़ा रहे हैं बुक पे जिसको कहते हैं बुक जैकेट भी। और 1920s ग्रेट डिप्रेशन को देखते हुए जब इनको लगता है कि इनकी किताबें नहीं बिक सकती हैं तो लेकर आते हैं वो सस्ते पेपर बैक एडिशंस। तो ये सारे इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं 19th सेंचुरी में। अब हम पढ़ेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। इसमें दो टॉपिक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट और दूसरा प्रिंट कम्स टू इंडिया। इंडिया का काफी रिच और ओल्ड ट्रेडिशन रहा है मैन्युस्क्रिप्ट्स का और ये इंडिया में मैन्युस्क्रिप्ट्स चले भी हैं अप टू 19th सेंचुरी। इंडिया में मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको संस्कृत, अरबिक, पर्शियन और वर्नाकुलर सभी लैंग्वेजेस में देखने को मिल जाएंगे। ये पाम लिप्स और हैंडमेड पेपर पे लिखे जाते थे और इनके पेजेस जो थे वो साथ में सिल दिए जाते थे। कई जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे उनका वुडन कवर हुआ करता था। पर वक्त के साथ देखते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट्स गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाईली एक्सपेंसिव थे, फ्रेजाइल थे यानी डिफिकल्ट टू हैंडल थे और तीसरा इनके स्क्रिप्ट्स को पढ़ने में दिक्कत हुआ करती थी। प्री कॉलोनियल बंगाल की बात करें तो यहाँ पे बहुत मात्रा में प्राइमरी स्कूल्स थे पर फिर भी यहाँ पे रीडिंग कल्चर एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स वही लिखा करते थे जो टीचर डिक्टेट किया करते थे। इस तरह हम पाते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है बंगाल में लिटरेट हो जा रहे हैं विदाउट रीडिंग एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट। अब हम देखते हैं इसका दूसरा टॉपिक, दैट इज प्रिंट कम्स टू इंडिया। 1498 में वास्को डी गामा पहुंचते हैं भारत। वो केरला के कैलिकट में पहुंचते हैं 20 मई 1498 को। बाई मिड 16th सेंचुरी प्रिंट जो है
अराइव करता है गोवा में, मतलब पहली बार भारत में, बाई पोर्तुगीज मिशनरीज। 1674 आते आते 50 बुक छप जाती है कोंकणी और कन्नड़ लैंग्वेज में। कोंकणी जनरली गोवा में बोला जाता है और कन्नड़ कर्नाटका में। कैथोलिक प्रिस्ट जो होते हैं वो बाई 1579 पहला तमिल बुक लाते हैं कोचीन में, कोचीन पड़ता है केरला में, और बाई 1713 इन्हीं के द्वारा पहला मलयालम बुक भी लाया जाता है। 1710 तक 32 तमिल बुक लाए जाते हैं डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज द्वारा। वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी प्रिंटिंग प्रेस का इंपोर्ट लेट 17th सेंचुरी से शुरू कर देती है, पर हम देखते हैं कि 1780 तक अंग्रेजी पेपर नहीं छपता है। 1780 में हम देखते हैं कि एक प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइज जो शुरू कर जाती है जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा, वो लाते हैं अंग्रेजी का पहला पेपर जिसका नाम रहता है बंगाल गैजेटे। यह एक साप्ताहिक पेपर होता है। इस पेपर में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं जिसमें इंपोर्ट एंड सेल ऑफ स्लेव्स भी होता है। वारन हेस्टिंग उस समय का गवर्नर जनरल जो रहता है वो इस पेपर से थोड़ा परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें छपता था गॉसिप अबाउट कंपनी सीनियर ऑफिशियल्स, तो वो नहीं चाहता था ये गॉसिप इंग्लैंड तक पहुंच जाए। ये पेपर खुद को डिस्क्राइब करता था अ कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन। बाय 19th सेंचुरी हम देखते हैं कि इंडियंस के द्वारा भी पेपर लाया जाता है और इसमें पहला रहता है बंगाल गैजेटे। देखिए ये बंगाल गैजेटे अलग है, ये अंग्रेजी में हुआ करता था, और ये बंगाल गैजेटे जो था वो बंगाली में था। ये भी साप्ताहिक पेपर था जो लाया गया था गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा। ये क्लोज एसोसिएट थे राजा राम मोहन राय के। अगला टॉपिक है रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स। अर्ली 19th सेंचुरी एक ऐसा समय रहता है जब रिलीजन के ऊपर काफी डिबेट होता है। कुछ लोग जो है एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज करते हैं और वो चाहते हैं कि इसमें रिफॉर्म हो, और कुछ लोग इस रिफॉर्म के खिलाफ आर्गुमेंट करते हैं। जो रिफॉर्म चाहते थे उनको हम कहते हैं सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स, और जो रिफॉर्म के खिलाफ थे वो कहलाए हिंदू ऑर्थोडॉक्सी। मुस्लिम्स में भी ऑर्थोडॉक्सी हुआ करता था। रिफॉर्मर्स विडो एमोल्यूशन, मोनोथेइज्म, ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड और आइडोलेट्री इसके अराउंड चर्चा करते हैं। 1821 में राजा राम मोहन राय एक पेपर लेकर आते हैं जिसका नाम रहता है संवाद कौमुदी, और इसके खिलाफ यानी राजा राम मोहन राय के संवाद कौमुदी के खिलाफ 1821 में ही हिंदू ऑर्थोडॉक्सी लेकर आती है समाचार चंद्रिका। इस तरह हम पाते हैं कि प्रिंटेड ट्रैक्ट्स और न्यूज़पेपर आइडियाज को स्प्रेड करने में मदद करते हैं। इसके अलावा वो डिबेट के नेचर को भी शेप करते हैं। 1822 से देखते हैं कि 2 पर्शियन न्यूज़पेपर निकलता है जिसका नाम है जम ए जहाननामा और शमशुल अकबर। 1822 में ही गुजराती पेपर भी देखने को मिलता है जिसका नाम है द बॉम्बे समाचार। इसी समय में उलेमा भी परेशान होते हैं कॉलोनियल रूल से। उनको डर रहता है कि ये ब्रिटिशर्स कन्वर्जन को इनकरेज करेंगे और उनके मुस्लिम पर्सनल लॉ को बदल देंगे, तो इस चीज को काउंटर करने के लिए वो प्रेस का मदद लेते हैं, चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस का। इसके साथ साथ वो होली स्क्रिप्चर्स का पर्शियन और उर्दू ट्रांसलेशन कराते हैं ताकि आम लोग समझ सकें। इसके अलावा वो रिलीजियस न्यूज़पेपर और ट्रैक्ट्स को प्रिंट करवाते हैं और अपनी बातों को जनता में रखते हैं। 1867 में देवबंद सेमिनरी आता है, वो फतवा जारी करता है मुस्लिमों के लिए। फतवा होता है कि एक पेज में प्रिंटेड इंस्ट्रक्शंस मुस्लिम के लिए। फतवा में देवबंद सेमिनरी बताते हैं कि एक मुस्लिम को कैसे प्रतिदिन की जिंदगी में बिहेव करना चाहिए। इसके अलावा वो इस्लामिक डॉक्ट्रिन के मीनिंग को भी एक्सप्लेन करते हैं। थ्रू आउट 19th सेंचुरी हम देखते हैं कि मुस्लिम के अंदर भी डिफरेंट सेक्ट आ चुके हैं और ये आपस में लड़ झगड़ रहे हैं कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा। इसमें इनकी मदद कर रहा है उर्दू प्रिंट। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा 16th सेंचुरी में, पर इसका पहला प्रिंटेड वर्जन आया 1810 में कलकत्ता से। बाई 1850s नॉर्थ इंडियन मार्केट जो है श्री रामचरितमानस के चीफ लिथोग्राफिक एडिशन से भर जाता है। 1818 से लखनऊ में नवल किशोर प्रेस और बॉम्बे में श्री वेंकटेश्वर प्रेस जो है वो न्यूमरस रिलीजियस टेक्स्ट निकालते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो इस तरह हम पाते हैं कि प्रिंट जो है इनकरेज करता है रीडिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। ये कैसे संभव हो पाया? इस लिथोग्राफिक एडिशंस के कारण ऐसे बुक्स आए जो पोर्टेबल थे, जिनको आराम से एक जगह से दूसरी जगह कैरी किया जा सकता था, जिनको आसानी से किसी भी वक्त और किसी भी समय पढ़ा जा सकता था। ये इतने फ्रेंडली थे कि इनको इलिटरेट ग्रुप के सामने भी आराम से पढ़ा जा सकता था। तो इस तरह हम पाते हैं कि रिलीजियस टेक्स्ट जो है वो न सिर्फ बहुत लोगों तक पहुंचा, इसने डिस्कशन को, डिबेट को, कंट्रोवर्सीज को जन्म दिया। प्रिंट ने सिर्फ कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन को हवा दिया तो नहीं, इसके साथ साथ इसने कम्युनिटीज और लोगों को भी जोड़ा। जब न्यूज़पेपर भारत के डिफरेंट पार्ट से खबर ला रहे थे तो कहीं ना कहीं ये पैन इंडिया आइडेंटिटी भी क्रिएट कर रहे थे। अगला टॉपिक है न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। इस समय हमें न्यू लिटरेरी फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जैसे नोवेल्स, लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसे अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स। बाय एंड ऑफ 19th सेंचुरी हम देखते हैं कि नया विजुअल कल्चर शेप हो रहा है। इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं राजा रवि वर्मा। ये जो विजुअल बनाने वाले दुकान होते थे, इसके आसपास होते थे पुअर वुड इनग्रेवर।
इनका काम था सांचा बनाना। चिप प्रिंटेड कैलेंडर भी उन दिनों देखने को मिलते हैं। 1870s में एक और फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन शेप हो रहा था जिसे हम कहते हैं कैरिकेचर एंड कार्टून्स। इसमें भी अब दो खेमा बटा हुआ था, एक थे नेशनलिस्ट कार्टूनिस्ट और दूसरे थे इंपीरियलिस्ट कार्टूनिस्ट। नेशनलिस्ट कार्टूनिस्ट वो थे जो उन लोगों का मजाक उड़ाया करते थे जो वेस्टर्न टेस्ट एंड क्लोथ्स को लेकर बहुत फैसिनेटेड थे। वहीं इंपीरियलिस्ट कार्टूनिस्ट जो थे वो इंडियन कार्टूनिस्ट का मजाक उड़ाया करते थे। तो अंततः हम पाते हैं कि प्रिंट हर जगह आइडियाज को शेप कर रहा है, मॉडर्निटी को लेकर, ट्रेडिशन को लेकर, रिलीजन, पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड कल्चर, हर चीज को लेकर। ये एक आपके सामने पेंटिंग है जो बनाया गया है राजा रवि वर्मा के द्वारा। यहाँ पे राजा ऋतुध्वज जो है राजकुमारी मदालसा को राक्षसों से बचा रहे हैं, यानी गुंडों से बचा रहे हैं। राजा रवि वर्मा जो थे वो माइथोलॉजिकल पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन के इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि इसमें दो टॉपिक पढ़ना है, विमेन एंड प्रिंट एंड द पुअर पीपल। अब देखते हैं विमेन के बारे में। देखिए, उन दिनों समाज में दो तरह की फैमिलीज हुआ करती थी, लिबरल फैमिलीज और कंजर्वेटिव फैमिलीज। लिबरल फैमिलीज में हस्बैंड और फादर्स जो थे वो विमेन को पढ़ाना चाहते थे। कुछ लोग घर पे पढ़ाते थे और जब 1850s से सिटीज़ में स्कूल खुल जाते हैं तो वहाँ पढ़ने के लिए भी भेजते हैं। वहीं कंजर्वेटिव फैमिली का मानना था कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। हिंदूज मानते थे कि जो लड़कियाँ पढ़ लेती हैं वो विडो हो जाती हैं, और मुस्लिम्स ये मानते थे रोमांसेस पढ़ने के बाद लड़कियाँ बिगड़ जाती हैं और लड़कियों को सिर्फ अरबिक कुरान पढ़ना चाहिए। महिलाएं जो है वो छुप कर पढ़ाई करती हैं। इसमें बहुत सुंदर एग्जाम्पल है राज सुंदरी देवी जो यंग एज में किचन में छुप कर पढ़ाई करती हैं और 1876 में बंगाली लैंग्वेज का फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी लेकर आती हैं जिसका नाम रहता है अमर जीबान। 1860s में बहुत बंगाली वीमेन लिखना शुरू करती हैं जिसमें एक रहती हैं कैलाश बाशिनी देवी। ये वीमेन के एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखती हैं। ये लिखती हैं कि कैसे वीमेन को घर पे इम्प्रिजन करा जाता है, उनको इग्नोरेंस में रखा जाता है, उनसे हार्ड डोमेस्टिक लेबर करवाया जाता है और उनको ठीक से ट्रीट भी नहीं करा जाता है। बाई अर्ली 20th सेंचुरी वीमेन लिखती हैं विमेन एजुकेशन पर, विडोहुड पर, विडो रीमैरिज पर, नेशनल मूवमेंट पर। इसके अलावा वो हाउस होल्ड और फैशन लेसन्स भी देती हैं, इंटरटेनमेंट लाती हैं थ्रू शॉर्ट स्टोरीज और सीरियलाइज्ड नोवेल के थ्रू। अब कुछ पब्लिशर्स के बारे में देखते हैं। राम चड्ढा जो है वो पब्लिश करते हैं स्त्री धर्म विचार। ये वीमेन को टीच करती है कि इनको कैसे ओबीडियंट वाइफ होना चाहिए। यही काम द खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी भी करता है पंजाब वाले क्षेत्र में। बंगाल वाले क्षेत्र में होता है द बाटला। ये रिलीजियस टेक्स्ट छापता है और इसके पास ऐसे लिटरेचर भी मिल जाते हैं जो ऑब्सीन और स्कैंडुलस माने जाते हैं उस समय के हिसाब से। इसके अलावा ये पेडलर नियुक्त करता है जो घर तक किताबों को पहुंचाते हैं। न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन में दूसरा टॉपिक है प्रिंट एंड द पुअर पीपल। इसमें पहला है कि मद्रास वाले क्षेत्र में वेरी चीप और स्मॉल बुक्स रोड साइड में बिकते हैं। लेट 19th सेंचुरी से अर्ली 20th सेंचुरी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे खूब लिखा जाता है। इसमें पहला नाम आता है ज्योतिबा फुले का जो 1871 में इसी पर एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है गुलामगिरी। अर्ली 20th सेंचुरी में B.R. अम्बेडकर और E.V. रामास्वामी एक्टिव रहते हैं। B.R. अम्बेडकर बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से। E.V. रामास्वामी जिन्हें हम पेरियार के नाम से भी जानते हैं वो मद्रास क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। अर्ली 20th सेंचुरी में हमें पब्लिक लाइब्रेरीज देखने को मिलती हैं। ये सिटीज, टाउन और प्रॉस्परस विलेजेस में पाए जाते हैं। इनको पेट्रोनेज देते थे रिच पीपल। वहीं अगर वर्कर्स की बात करें तो ये कामों से काफी ओवरलोडेड होते थे। इनको एजुकेशन की भी कमी थी, पर कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। एग्जांपल है कानपुर मिल से। एक है काशी बाबा। ये एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है छोटे एंड बड़े का सवाल। ये पब्लिश करते हैं 1938 में, जिसमें दिखाया गया है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। दूसरे हैं एक मिल वर्कर जो सुदर्शन चक्कर के नाम से लिखते हैं। वो 1935 से 55 के बीच बहुत सारी पोएम्स लिखकर पब्लिश करते हैं जिसका नाम है सच्ची कविताएं। मिल वर्कर्स अपने आप को एजुकेट करने के लिए लाइब्रेरीज सेटअप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेंगलोर कॉटन मिल वर्कर और बॉम्बे वर्कर्स। लाइब्रेरीज को स्पॉन्सर करा जाता है सोशल रिफॉर्मर के द्वारा। अब हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, दैट इज प्रिंट एंड सेंसरशिप। ये बहुत आसान टॉपिक है। सिंपल भाषा में समझे तो देखिए 1857 में विद्रोह हुआ था। विद्रोह के बाद ब्रिटिशर्स जो थे वो स्ट्रिक्ट हो गए प्रिंट को लेकर। उसके पहले थोड़े लीनियंट थे। 1798 से पहले सेंसरशिप की तो कोई बात ही नहीं थी। 1798 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सेंसरशिप लेकर आती है अंग्रेजों के खिलाफ ही। कौन से अंग्रेज? वो जो कंपनी के मिसरूल को दिखा रहे थे और कंपनी के ऑफिसर्स के बारे में लिख रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये डर था कि अगर ये बातें इंग्लैंड तक पहुंचती हैं तो उनका जो मोनोपोली है वो खत्म हो सकता है। 1820 में कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट एक रेगुलेशन लेकर आता है और वो प्रेस फ्रीडम को कंट्रोल करने की बात करता है, जिस कारण से कंपनी जो है उन न्यूज़पेपर को प्रमोट करती है, एनकरेज करती है जो ब्रिटिश रूल को सेलिब्रेट करते हैं। 1835 तक आते आते अंग्रेजी और स्थानीय पत्रकार जो है 1835 तक आते आते अंग्रेजी और स्थानीय पत्रकार के एडिटर
ब्रिटिशर्स पहुंचते हैं उस समय के गवर्नर जनरल बेंटिक के पास और वो कहते हैं कि भाई प्रेस लॉज को थोड़ा रिवाइज करो। तो वो ऑर्डर देता है थॉमस मैकाउले को और कुछ प्रेस फ्रीडम मिल जाती है इनको। और तो होता है 1857 का विद्रोह। इसके बाद तो अंग्रेज जो है वो नेटिव प्रेस यानी स्थानीय प्रेस के पीछे ही पड़ जाते हैं। इसी बीच आता है 1878 का इनफेमस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो बेस था आयरिश प्रेस लॉज। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इस एक्ट के कारण गवर्नमेंट को बहुत सारी शक्तियां मिल जाती है कि वो किसी भी रिपोर्ट या एडिटोरियल को सेंसर कर सकता है जो वर्नाकुलर प्रेस के द्वारा छप रही है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट को वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में क्या छप रहा है इसका भी ट्रैक रखने की शक्ति मिल जाती है। और मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर है जो देशद्रोही बातें लिख रहा है तो एक बार तो वार्निंग दिया जाएगा। अगर वार्निंग के बाद भी वो प्रेस नहीं मानता है तो उसकी मशीनरी को कन्फिस्केट कर लिया जाएगा। 1878 के बाद भी ब्रिटिशर्स का रिप्रेसिव मेजर चालू रहता है, पर हम देखते हैं कि नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर की संख्या बढ़ जाती है। ये क्या करते हैं कि नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर के पब्लिशर्स को या उनके एडिटर्स को जेल करते हैं। पब्लिक भड़कती है, विद्रोह होता है और फिर ये उन पे लाठीचार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पंजाब रेवोल्यूशनरीज के बारे में बाल गंगाधर तिलक लिखते हैं 1907 में अपने न्यूज़पेपर केसरी में। इसी कारण से उनको 1908 में जेल हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है टाइम टू टाइम प्रिंट को सेंसर करते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान वो लाते हैं डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। इसके अंदर 22 न्यूज़पेपर के सिक्योरिटीज को जब्त कर लिया जाता है, जिसमें 18 शटडाउन हो जाते हैं। 1919 में सेडिशन कमेटी रिपोर्ट आती है, वो भी कहती है कि भाई न्यूज़पेपर को थोड़ा और कंट्रोल करो। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स जो है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाते हैं, के थ्रू वो वॉर रिलेटेड रिपोर्ट्स को सेंसर करते हैं। इसी बीच होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। अगस्त 1942 में हम देखते हैं कि 90 न्यूज़पेपर्स को सप्रेस कर दिया जाता है। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाता है हमारा ये टॉपिक और ये चैप्टर भी। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स पर एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल, थैंक यू। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।